माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848.86 मीटर की गगनचुंबी ऊंचाई वाली इस चोटी को ही सागर माथा भी कहा जाता है। ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। इस विशाल चोटी को सबसे पहले फतह करने वाले शख्स थे सर एडमंड हिलेरी। उनके साथ नेपाल के पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे भी शामिल थे और इन दोनों ने ही ये इतिहास 29 मई 1953 को दर्ज किया। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा और नवांग गोम्बू शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 20 मई 1965 के दिन ये इतिहास रचा था। माउंट एवरेस्ट फतह करने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी उत्तराखंड की बेटी बछेंद्री पाल। नमस्कार, मैं अमन रावत आज आपको विस्तार से सुनाने जा रहा हूं वो दिलचस्प किस्सा जब दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर एक भारतीय महिला ने कदम रखे तो हुआ यूं था। छब्बीस मार्च 1984 लगभग 30 साल की बछेंद्री पाल एवरेस्ट अभियान के दौरान अपने दल के साथ 4,371 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी नेपाल में मौजूद पेरिच पहुंची। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए बछेंद्री बेहद उत्सुक थी, मगर पेरिच पहुंचते ही उन्हें एक बुरी खबर सुनाई दी। यह खबर उनके हौसले को पस्त करने के लिए काफी थी। खबर थी कि खुम्बू ग्लेशियर से गुजर रहा एक पर्वतारोहण दल बर्फ की एक विशाल चट्टान की चपेट में आ गया है। इस दल के एक सदस्य की मौत हो चुकी है और 4 सदस्य बुरी तरह जख्मी हुए हैं। यह खबर सुनकर बछेंद्री के अभियान दल के सभी सदस्य भयभीत हो गए, लेकिन उनके ग्रुप लीडर कर्नल खुल्लर ने अभियान दल को हताश नहीं होने दिया। उन्होंने सभी का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे अभियानों के दौरान खतरों और कभी कभी मौत को भी इंसान को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ऐसी घटनाओं से घबराकर अपने हौसले को टूटने नहीं देना है। ठीक इसी दिन यानी 26 मार्च को बछेंद्री से पहले गए दल का नेतृत्व करने वाले प्रेमचंद वापस पेरिच लौट आए थे। उन्होंने बछेंद्री के दल को उन चुनौतियों से अवगत कराया जो एवरेस्ट फतह करने की राह में पहले मुश्किल पड़ाव खुम्बू ग्लेशियर को पार करते हुए आती है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो कि 6,000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर के ठीक ऊपर मौजूद है तक रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही वहां रस्सियां बांधकर और झंडियों से चिन्हित कर रास्ता कुछ आसान भी कर दिया है। मगर वहां अब भी हिमपात हो रहा है और यह हिमपात कब थमेगा ये निश्चित नहीं है। इसलिए यह भी संभव है कि हमें दोबारा रास्ता खोलने की कोशिश करनी पड़ सकती है। ये सब सुनकर दल के सदस्य विचलित हो उठे, लेकिन उनकी उत्सुकता भी वक्त के साथ प्रबल हो रही थी। बेस कैंप तक पहुंचने से पहले ही एक और बुरी खबर इस दल तक पहुंच गई। यह खबर थी एक रसोई सहायक की मौत की। जलवायु के साथ शरीर का तालमेल न बैठ पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ आशंकाएं और बहुत सारा हौसला लिए ये दल आगे बढ़ता रहा। अगली रात करीब 5,164 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद गोरखशेप पहुंचकर यह दल रुक गया। यहां बछेंद्री पाल ने जलवायु अनुकूलन के अभ्यास के लिए काला पत्थर पर रोहण किया। इस पर चढ़ने के बाद एक अनोखा नजारा बछेंद्री की आंखों में तैर रहा था। यहां से एवरेस्ट, साउथ कोल और लोहोत्से साफ नजर आ रहे थे। एवरेस्ट को अब तक बछेंद्री ने सिर्फ दूर से ही देखा था। वे पहली बार इस विराट पर्वत को इतने करीब से निहार रही थी। उन्होंने एवरेस्ट को सिर झुकाकर प्रणाम किया और आगे के सफर के लिए खुद को कुछ और मजबूत पाया। आगे का सफर बेस कैंप का था। इनमें पहला था बेस कैंप 1 जिसे 6,000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर के ऊपर लगाया गया था। इसके बाद वेस्टर्न कूम नाम की बर्फीली घाटी में 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यह दल कैंप 2 पर पहुंचा और फिर 7,200 मीटर की ऊंचाई पर लोहोत्से के सामने कैंप 3 था। एवरेस्ट और लोहोत्से के बीच 7,906 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद साउथ कोल था। यही साउथ कोल इस दल का अंतिम बेस कैंप यानी कैंप 4 था। साउथ कोल सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर है। यहां पहुंचे पर्वतारोहियों को अक्सर बर्फीले तूफानों से 2-4 होना पड़ता है और कई बार हिमस्खलनों से भी। बछेंद्री साउथ कोल ग्लेशियर के पास पहुंचने के लिए बेहद आतुर थी। अपने कुछ साथियों के साथ शाम तक वो उस जगह पर पहुंच गई जहां से इस ग्लेशियर की शुरुआत होती है। कीलों से लैस अपने उपकरण उन्होंने पहन लिए। अभियान दल में मौजूद डॉक्टर मीनू मेहता ने सभी सदस्यों को आगे के सफर के लिए जरूरी जानकारियां दी, जिनमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से टेम्पररी ब्रिज बनाना, डंडों और रस्सियों का सही ढंग से उपयोग करना, बर्फीली दीवारों पर रस्सियों को सही ढंग से टिकाना आदि शामिल था। बछेंद्री और साथियों के बेस कैंप के पास ही एक बल्गेरियन बेस कैंप था। बल्गेरियन पर्वतारोही कठिन पश्चिमी रास्तों से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की मंशा लिए थे।
और जिस रास्ते बछेंद्री का दल एवरेस्ट तक पहुंचने वाला था, उस रास्ते से वो लोग वापस लौटने वाले थे। बल्गेरियन पर्वतारोहियों के दल में से 5 पर्वतारोही शिखर तक पहुंचने पर सफल तो हुए, मगर उनके एक साथी क्रिस्टो प्रोडोनो, जो कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर तक पहुंचे थे, वापसी में मारे गए। रास्तों को खोलना और ऊंचाई पर स्थापित किए गए कैंप तक सामान पहुंचा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। तमाम मुश्किलातों के बाद अंगदोर्जी, लोपसांग और मगन बिस्सा अंततः 29 अप्रैल को साउथ कोल में पहुंचकर कैंप 4 स्थापित करने में सफल हुए। बेस कैंप में जब एक दिन तेंजिंग पहुंचे तो वो दल के सभी सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। जब बछेंद्री पाल की बारी आई तो उन्होंने तेंजिंग से कहा, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूं और एवरेस्ट का ये मेरा पहला अभियान है। ऐसे में तेंजिंग हंसे और कहा, एवरेस्ट मेरा भी पहला अभियान ही है। तुम एक जीवट पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें पहले ही प्रयास में एवरेस्ट पर पहुंच जाना चाहिए। तेंजिंग की इन बातों ने बछेंद्री के जोश और जुनून को 4 गुना बढ़ा दिया था। फिर आया 1 मई 1984 का दिन। शिखर पर चढ़ने की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक पहुंचने के लिए आरोहण दल के सदस्यों को 2 अलग अलग दलों में बांट दिया। 5 और 6 मई को इन दोनों दलों को आगे के सफर के लिए निकलना था। प्रेमचंद, रीता, फू दोरजी, चंद्रप्रभा ऐतवाल और अंग दोरजी का दल 7 मई को साउथ कोल पहुंचा। 8 मई को प्रेमचंद, रीता और अंग दोरजी को अग्रिम दल के रूप में शिखर पर चढ़ने का प्रयास कर शाम तक वापस लौटना था और इसी दिन फू दोरजी, चंद्रप्रभा ऐतवाल और 8 शेरपाओं को 8,500 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 को स्थापित भी करना था और रात को वहीं रुककर अगले दिन शिखर पर चढ़ने का प्रयास कर शाम तक वापस लौटना था। चंद्रप्रभा ऐतवाल और प्रेमचंद कुछ कारणों से वापस लौट आए, लेकिन फू दोरजी, रीता और अंग दोरजी 9 मई की सुबह 7 बजे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। करीब 1 घंटा चढ़ने के बाद अंग दोरजी के पैर ठंडे होने लगे। हिमस्खलन की आशंका के चलते उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। रीता पीछे थी और फू दोरजी उनसे लगभग 20 मीटर आगे थे। बर्फीली हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनसे टकरा रही थी और चारों तरफ कोहरा छाने लगा था। मौसम की अनिश्चितता के चलते रीता भी वापस लौटने लगी। फू दोरजी लक्ष्य से केवल 20 मीटर के फासले पर थे, मगर उनके पास उपलब्ध ऑक्सीजन खत्म हो गई। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और दोपहर 12 बजे वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके थे। फू दोरजी इतिहास रच चुके थे। इस अभियान दल को एवरेस्ट को पहली बार बिना ऑक्सीजन के फतह करने का श्रेय भी मिला। दूसरे दल में शामिल थे एंडी शेरपा, लोपसांग, मगर बिस्सा, तशारिंग और बछेंद्री पाल। इस दल को 8 मई को साउथ कोल तक पहुंचना था और 9 मई को चोटी पर चढ़ने का प्रयास करना था। सभी सदस्य कैंप 3 से निकल चुके थे। बर्फीली हवाओं के बीच भी उनका सफर जारी रहा। साउथ कोल अब बस 1 घंटा दूर था, लेकिन बछेंद्री को चलने में भारीपन महसूस होने लगा था। गैस की कमी थी, इसलिए बछेंद्री पाल बिना ऑक्सीजन के ही चल रही थी। उनकी चाल धीमी होने लगी थी। उन्हें अभी चढ़ाई के सबसे कठिन हिस्से को पार करना था। बर्फीली हवाएं उनके सफर को और भी कठिन बना रही थी। तभी एक इंसान उन्हें नीचे की ओर आते दिखा। वो आश्चर्य में पड़ गई कि इस वक्त साउथ कोल की ओर से आने वाला इंसान कौन हो सकता है। ये शख्स थे एंडी शेरपा, जो कि उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे थे। ऑक्सीजन मिलते ही अब उन्हें चढ़ाई काफी आसान लगने लगी थी। बल्गेरियन पर्वतारोहियों का एक जोड़ा, जो कि पश्चिमी रास्ते से चोटी पर चढ़ रहा था, अपने निर्धारित समय से 24 घंटे पीछे था, लिहाजा वे काफी थक भी चुके थे। ऐसे में शिखर से वापसी के दौरान दोरजी ने बल्गेरियनों की मदद की और इसके लिए एंडी शेरपा और लोपसांग को उनकी मदद के लिए भेजा। इस वजह से 9 मई की यात्रा को रद्द कर दिया गया और बछेंद्री पाल को साथियों के साथ कैंप 3 की ओर वापस लौटना पड़ा। 15 मई 1984 बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। बछेंद्री लोहत्से में कैंप 3 में थी। उनके साथ 10 अन्य सदस्य भी थे, जिनमें लोपसांग और तशारिंग उनके टेंट में ही थे। वहीं एंडी और 8 शेरपा दूसरे टेंट में थे। रात 12:30 बजे के करीब बछेंद्री पाल को सिर पर अचानक किसी सख्त और ठंडी चीज के टकराने का एहसास हुआ। साथ ही एक जोर का धमाका भी सुनाई दिया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दरअसल एक विशालकाय बर्फ का टुकड़ा ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उनके टेंट्स के चारों ओर बर्फ के टुकड़े मौजूद थे और उनके सारे कैंप्स ध्वस्त हो चुके थे। बछेंद्री एक हिमखंड के नीचे दबी हुई थी। लोपसांग ने अपने स्विस चाकू की मदद से रास्ता बनाया और उन्हें वहां से बाहर निकाला। जरा सी भी देर होती तो बछेंद्री की जान जा सकती थी। रसोई के अलावा सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लोपसांग और बछेंद्री पाल जैसे तैसे इस रसोई के ऊपर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एंडी कैंप 4 के ग्रुप लीडर से वॉकी टॉकी पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पसलियां और एक शेरपा के पैर की हड्डी टूट चुकी है। चारों ओर से दल के सदस्यों के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी, मगर एंडी के हौसले अब भी बुलंद थे। उन्होंने कैंप 2 तक ये संदेश पहुंचाया कि सब कुछ ठीक है, सभी लोग आगे का सफर तय करेंगे। उस रात रसोई में बिताकर सभी सदस्यों ने एक दूसरे की चोटों की प्राथमिक चिकित्सा की। इस भयावह घटना के बारे में सुनकर कैंप 1 से जय और बिस्सा
और कैंप 2 से एक रसोइया और 4 अन्य सदस्यों के साथ बचाव दल के रूप में उनकी मदद के लिए रवाना हुआ। कुछ ही घंटों में यह बचाव दल वहां पहुंच चुका था। 16 मई की सुबह 8 बजे सभी सदस्य कैंप 2 में थे। जिन शेरपा के पैर की हड्डी टूट चुकी थी, उन्हें एक काम चलाओ स्ट्रेचर की मदद से नीचे लाया गया। ग्रुप लीडर कर्नल खुल्लर ने इतनी ऊंचाई पर अंजाम दिए गए इस साहसिक बचाव कार्य की खूब सराहना की। उस रात बछेंद्री पाल के सिर पर जो चोट आई थी, ठंड की वजह से उस जगह पर दर्द और भी ज्यादा होने लगा था। इस कारण हाथ से ही वो उस जगह को मलने लगती। उनके दल के सभी 9 सदस्यों को ज्यादा चोट आने के कारण बेस कैंप भेज दिया गया। कर्नल खुल्लर ने जब बछेंद्री पाल से पूछा कि क्या तुम्हें डर लग रहा था, तो बछेंद्री ने कहा जी हाँ। उन्होंने फिर से पूछा क्या तुम वापस जाना चाहती हो? बछेंद्री ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया नहीं। अब जब कई सारे सदस्य वापस जा चुके थे, तो ऐसे में कुमार, जय बहुगुणा, मगन बिस्सा और डॉक्टर मीनू मेहता को साथ में लेकर अगला पर्वतारोहण दल बनाया जाना था। लाहाटू, पुलजर और अन्य शेरपाओं को सहायक की भूमिका निभानी थी। बछेंद्री महिला सदस्यों में काफी अहम थी, इसलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए। ऑक्सीजन को बचाए रखने के लिए सभी पुरुष सदस्यों को साउथ पोल तक का सफर बिना ऑक्सीजन के ही तय करना था। आधी चढ़ाई चढ़ जाने के बाद बिस्सा के पैर ठंडे पड़ने शुरू हो गए। ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन लेने की सलाह दी गई। बछेंद्री पाल को अगले दिन की चढ़ाई के लिए ऊर्जा बचाए रखनी थी, इसलिए उनसे कहा गया कि वे 2 लीटर प्रति मिनट के औसत से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। साउथ पोल पहुंचते ही बछेंद्री पाल ने अभ्यास शुरू कर दिया और खाने का सामान, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर समेटकर अपने पास रख लिया। जय और मीनू काफी पीछे थे, क्योंकि उनके पास काफी बोझ था और बिना ऑक्सीजन के आ पाने में उन्हें दिक्कतें हो रही थी। उनकी धीमी गति को देखकर बछेंद्री परेशान थी, क्योंकि अगले दिन बछेंद्री को उन्हीं के साथ चढ़ाई चढ़नी थी। दोपहर के बाद अपने दल के सदस्यों की मदद के लिए बछेंद्री ने नीचे लौटने का फैसला किया। तेज बर्फीली हवाओं के बीच बछेंद्री नीचे आ रही थी। कैंप के पास ही मीनू उन्हें दिख गई। जेनेवा एस्पर की चोटी के ठीक नीचे उन्हें जय दिखा। जय ने बछेंद्री को सलाह दी कि वो और ज्यादा नीचे ना जाए, मगर उन्हें कुमार से भी मिलना था। बछेंद्री जय की सलाह को दरकिनार कर थोड़ा और नीचे उतरी। इतने में उन्हें कुमार भी दिख गया। कुमार ने बछेंद्री से कहा, तुमने इतना जोखिम क्यों लिया? बछेंद्री ने कहा, औरों की तरह ही मैं भी पर्वतारोही हूँ, शारीरिक रूप से फिट हूँ, मुझे अपने साथियों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद साउथ पोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा भी नीचे उतर आए। यहाँ रात रुककर अगले दिन बछेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठी। बर्फ को पिघलाकर उन्होंने चाय बनाई। कुछ बिस्किट और चॉकलेट का नाश्ता करके करीब 5:30 बजे बछेंद्री टेंट के बाहर आई, तो बाहर अंग दोरजी खड़ा था। दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई चढ़ने वाला था। उसे या तो उसी दिन चोटी फतह कर साउथ पोल की ओर वापस लौटना था, या फिर ये विचार अपने मन से त्याग देना था। अंग दोरजी ने बछेंद्री से पूछा, क्या वो उनके साथ चलना पसंद करेंगी? एक ही दिन में एवरेस्ट शिखर तक पहुंच पाना और वापस साउथ पोल तक वापस लौटना बेहद चुनौतीपूर्ण था, मगर बछेंद्री दोरजी की पर्वतारोहण क्षमता से वाकिफ थी। बछेंद्री ने दोरजी पर भरोसा किया और उनके साथ चलने को राजी हो गई। 23 मई 1984 सुबह करीब 6:20 दोरजी और बछेंद्री अपने कैंप से बाहर निकले। दोनों ने चढ़ाई शुरू की। दोरजी अच्छी तरह से चढ़ाई चढ़ रहे थे। बछेंद्री को भी उनके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कुछ जगह बर्फ बेहद सख्त थी, जिस वजह से फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। यह रास्ता बड़ा खतरनाक था। 2 घंटे से भी कम वक्त के अंदर दोनों शिखर कैंप तक पहुंच चुके थे। कैंप तक पहुंचने के बाद दोरजी ने बछेंद्री से पूछा, क्या तुम थक चुकी हो? बछेंद्री ने जवाब दिया, नहीं। दोरजी ने कहा, इससे पहले वाले दल ने यहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। अगर इसी गति के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो दोपहर 1 बजे तक हम शिखर पर खड़े होंगे। दोनों फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। दक्षिणी चोटी के नीचे कुछ वक्त के लिए दोनों ठहरे। इतने में ही उनके पीछे से आ रहा लाहाटू भी वहां पहुंच गया। उसके पास नायलॉन की रस्सी थी। बछेंद्री और दोरजी रस्सी के सहारे चढ़ने लगे। लाहाटू एक हाथ में रस्सी के सहारे चढ़ने लगा। उसने रस्सी उनकी सुरक्षा के बजाय उनके सही संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा काफी तेज गति से बह रही थी और इन हवाओं में बर्फ के अनगिनत कण मौजूद थे। इतने में अचानक दोनों ने यह महसूस किया कि अब चढ़ाई खत्म हो चुकी है। कोई ढलान अब मौजूद नहीं था। दोनों ही एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुके थे। 23 मई 1984 का दिन था। दोपहर करीब 1:07 हो रहे थे। बछेंद्री पाल इतिहास रच चुकी थी। वो अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला बन चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह भी नहीं थी कि 2 लोग वहां पर एक साथ खड़े हो सकें। ऐसे में दोनों ने वहां पर बर्फ को कुछ खोद कर जगह बनाई ताकि वहां पर खड़ा हुआ जा सके। बछेंद्री अपने घुटनों के बल बैठी और एवरेस्ट शिखर को चूमा। करीब 43 मिनट वे दोनों इस चोटी पर रहे। यहाँ से लोहत्से, नुप्त्से और मकालू जैसे विशाल शिखर भी बौने प्रतीत हो रहे थे। चोटी के पास से ही उन्होंने पत्थरों के कुछ नमूने इकट्ठे किए और 1:55 पर एवरेस्ट शिखर से नीचे को चल दिए।
बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में हुआ था। अपने गांव से स्नातक पास करने वाली वो पहली महिला थी। इसके बाद उन्होंने संस्कृत से एमए किया। उनके परिवार वाले कभी नहीं चाहते थे कि वे एक पर्वतारोही बने, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने माउंटेनियरिंग करने की सोची और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में आवेदन किया। सालों लगे, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब पूरे देश ने उनकी काबिलियत को पहचाना। अपनी इस उपलब्धि के लिए उन्हें साल 1984 में पद्मश्री, साल 1986 में अर्जुन पुरस्कार और साल 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्तमान में बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन जमशेदपुर में बतौर संस्थापक निदेशक काम कर रही हैं और हजारों लोगों को पर्वतारोहण के गुर सिखा रही हैं। बछेंद्री पाल आज अनेकों ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो बहुत कुछ करना तो चाहती हैं, मगर परिस्थितियां उनका साथ नहीं देती। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे कोई मुकाम हासिल किया जा सकता है, ये बात बछेंद्री पाल से सीखी जा सकती है। बारामासा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर करने के साथ ही बारामासा का समर्थन भी करें। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई जानकारी के जरिए हमें समर्थन भी दे सकते हैं, ताकि हम लाते रहें ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां बारामासा।